Good morning, children. Today we shall discuss about our new chapter, coal and petroleum. आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम. चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि कोल एंड पेट्रोलियम है क्या. देखिए, ये दोनों फ्यूल्स कंसीडर किए जाते हैं. ये दोनों क्या हैं? फ्यूल्स. चलो पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं. एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं. ऐसे रिसोर्सेज जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं, द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. यानी जिनको हमने नहीं बनाया है, जिनको हमने कहां से प्राप्त किया है? नेचर से प्राप्त किया है. जो नेचर हमें देती है वो रिसोर्सेज कहलाते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्या होते हैं इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड. These resources are present in unlimited quantity in nature. ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड प्रेजेंट हैं एंड आर नॉट likely to be exhausted by human activities. देखिए क्या डेफिनेशन हुई? These resources are present in unlimited quantity in nature. ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. हमारे यूज लेने से वो खत्म होने वाले नहीं हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल क्या है इसका? सनलाइट, एयर, ईटीसी. सनलाइट और एयर ये दोनों किस तरह के रिसोर्सेज हैं? इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरे होते हैं एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? The amount of these resources in nature is limited.
ये जो रिसोर्सेज है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनका नेचर में जो अमाउंट है वो कैसा है, लिमिटेड है, फिक्स है। दे कैन बी एग्जिस्टेड by human activities। और ये रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है हमारे नेचर में, इसलिए ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एडजस्ट भी हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। इनका एग्जांपल क्या होगा, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ETC। तो क्या डेफिनेशन हुई, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका अमाउंट नेचर में लिमिटेड होता है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एडजस्ट यानी खत्म भी हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका अमाउंट नेचर में क्या है, लिमिटेड है। और जब लिमिटेड कोई चीज होती है और लगातार हम उसका यूज करते जाएंगे, हम उसका केयरलेस होकर के यूज करते जाएंगे, बहुत ज्यादा हम उसका कंजम्पशन करेंगे, तो एक समय आएगा कि जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम डिस्कस करते हैं कोल के बारे में। कोल कैसा नेचुरल रिसोर्स है, अभी आपको बताया था मैंने एग्जांपल में, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, मिलता तो नेचर से ही है हमको, है तो नेचुरल रिसोर्स ही, लेकिन वो कैसा है, एडजस्टेबल। यानी कोल का जो अमाउंट है हमारे नेचर में वो लिमिटेड है, और इसका यदि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसका यदि हम जुडिशियसली यूज नहीं करते हैं, तो कोल हमारे लिमिटेड होने की वजह से ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा फ्यूचर में। अब कोल जो है इसके बारे में आप कह सकते हो, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स which is used to cook food। खाना पकाने में भी लोग इसका यूज करते हैं कोल का। और जो पहले के जो इंजन्स हुआ करते थे ट्रेन्स के, वो पहले किससे से चला करते थे, कोल से ही चला करते थे। इसके अलावा कोल का यूज जो होता है वो कहां किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी किया जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज किया जाता है पावर प्लांट्स में। और साथ में जो रेल इंजन्स हैं, पहले के समय के जो रेल इंजन्स हैं, वो किस पर चलते थे, रन्स ऑन कोल पर ही चला करते थे, यानी इसकी हेल्प से ही वो चला करते थे। आजकल तो ज्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पर भी आज भी कुछ ऐसे रेलवे इंजन्स हैं जो कि कोल से ही रन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो बनता कैसे है ये कोल, फॉर्मेशन, क्या कह सकते हो, स्टोरी ऑफ कोल, कोल बनता कैसे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर मैं यहां पे नोट करके बताऊंगा। देखिए, आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, कितना, लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट था, बहुत घना जंगल प्रेजेंट था, बहुत ज्यादा वेजिटेशन थी। अब कुछ नेचुरल फेनोमेना की वजह से, फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट हमारी अर्थ के अंदर दब गए। सिंपली हम इसको कैसे बोलेंगे, अबाउट 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो there was a dense forest on the surface of the earth, and because of some
natural activities, natural phenomena, these swampy forest buried down inside the earth. यानी ये बहुत बड़े घने जो जंगल थे वो हमारी अर्थ के अंदर दब गए। अब जैसे ही हमारी अर्थ के अंदर दबे, इनके ऊपर सॉइल की लेयर चढ़ती गई और टेम्परेचर बढ़ता गया, क्योंकि हम जितने गहराई में जाएंगे टेम्परेचर भी ज्यादा होता चला जाएगा, प्रेशर भी ज्यादा होता चला जाएगा। और इस तरह से जब इनको हजारों लाखों साल हो गए तो दे कन्वर्टेड इनटू कोल, इस तरह से बना कोल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, कोल का जो बनना होता है, कोल के जो बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। दोबारा मैं आपको डिफाइन करता हूं। बिफोर 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, there was a dense forest on the surface of the earth, and because of some natural activities such as flood, earthquake, etc., these swampy forests buried down inside the earth, and after a long time, due to high temperature and high pressure, they converted into coal, which is used as a natural resource